मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? लीवर लीवर है। लीवर हो सकता है। कोई कहेगा आँख हो सकती है, 33 फीट लंबी आहार नालिका होती है, तो आहार नालिका ओसोफेगस हो सकती है ना। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग हमारी त्वचा। द लार्जेस्ट ह्यूमन ऑर्गन इज स्किन। स्किन मतलब हमारी त्वचा जो है, हमारे शरीर, वो त्वचा को अंग में ही गिना जाएगा। और काहे में गिनोगे आप? कुछ और मतलब क्या कैबिनेट मिनिस्ट्री में गिन सकते हो? नहीं गिन सकते, इसे अंग में ही गिना जाएगा। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो हमारी त्वचा है। स्किन इज द लार्जेस्ट, है ना। और ये किसके अंतर्गत आता है, किस तंत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आता है बाह्य कंकाल तंत्र के अंतर्गत, है ना। बाह्य कंकाल तंत्र या एक्सटर्नल ऑर्गन सिस्टम के अंतर्गत आता है। ऐसे कई अंग जब एक साथ मिल जाए जो कि एक ही कार्यविधि या कार्य प्रणाली के अंतर्गत आते हो, उन सभी से मिलकर एक पूरा सिस्टम बन जाता है जिसे कहते हैं ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। और मानव शरीर में कई प्रकार के अंग तंत्र हैं, जैसे तंत्रिका तंत्र है, पाचन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र है, एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र है, रिप्रोडक्टरी सिस्टम या प्रजनन तंत्र है, और बहुत सारे कंकाल तंत्र है, अध्यावरणीय तंत्र है, एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम में ही हो गया, अंतःस्रावी तंत्र, हिंदी में अंतःस्रावी तंत्र। लेकिन इन सभी तंत्रों का, इन सभी ऑर्गन सिस्टम में एक तंत्र ऐसा है जो सभी उससे प्रभावित हो जाते हैं। तंत्रिका तंत्र। कुछ नहीं कह सकते आप। सभी अंग तंत्रों से सभी अंग तंत्र प्रभावित रहते हैं। क्या हमारे अंदर स्केलेटल सिस्टम नहीं होता तो हम कैसे होते? समेट के भी नहीं ला पाते हम तो एक दूसरे को, क्योंकि हमारे अंदर होता ही नहीं, तो हम किसको क्या समेटते? सब ऐसे रबड़ की तरह पड़े होते हैं। स्लॉथ जैसे घूमता रहता है, ढीले ढाले कहीं से भी मोड़ को सब जगह से मुड़ जाएंगे हम, ऐसा तो होना नहीं। तो कंकाल तंत्र की अपनी विशेषता हुई, तंत्रिका तंत्र की अपनी विशेषता हुई, पाचन तंत्र की अपनी विशेषता हुई, डाइजेस्टिव सिस्टम की अपनी विशेषता हुई, रिप्रोडक्टरी सिस्टम की अपनी विशेषता हुई। क्योंकि भैया अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर नया तंत्र कहां से डेवलप होगा? तो सभी तंत्रों का अपना विशेष महत्व होता है। किसी तंत्र को ये नहीं कह सकते कि ये विशेष है, ये प्रधानमंत्री और ये मुख्यमंत्री है, नहीं, सभी प्रधानमंत्री हैं। तुम काहे इतने उदास हो? अरे छोड़ो सब उदास मत भैया। सबसे पहला हमारा विशेष अंग तंत्र हम स्टार्ट करेंगे, वो है कौन सा? हमारा पाचन तंत्र। क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यही है। कौन सा? हर व्यक्ति इस सिस्टम से परेशान है। हर व्यक्ति इस सिस्टम से परेशान रहता है। हर व्यक्ति का यह सिस्टम डिस्टर्ब रहता है। पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान की अकेले की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मतलब आप केवल हिंदुस्तानियों को दोष नहीं देंगे, पूरी दुनिया में ये सिस्टम से सब परेशान है। इस समय का सबसे विशेष दर्जा जो मिला है हमारे पाचन तंत्र को मिला हुआ है, क्योंकि ये सबका खराब, कोई ऐसा नहीं। अच्छा, जिसका खराब ना हो वो सुपोषित, जिसका खराब ना हो वो सुपोषित, और जिसका खराब हो वो कुपोषित। आप कुपोषित में मेरी तरह भी कुपोषित हो सकता है और आपकी तरह भी कुपोषित हो सकता है। मतलब मेरी तरह कुपोषित, अति पोषण वाला कुपोषित। मुझे बहुत सारा पोषण मिल गया, किलो भर से, टनों भर से, क्विंटल भर से मिला पोषण, तो मैं अति पोषित हो गया। और आप जैसे लोग कुपोषित, मतलब अल्प पोषण वाले, जिन्हें कम पोषण। तो ये पोषण जब हम लेते हैं, जब हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो ये जाते कहाँ है? मुंह, ऑसोफेगस, आमाशय। थोड़ी देर पहले मैंने आहार नाल को ऑसोफेगस कह दिया था, सॉरी, क्षमा चाहूंगा। तो उसकी जगह उसका आएगा एलिमेंट्री कैनाल में। हो जाती कभी कभी मिस्टेक हो जाती है बड़े बड़े लोगों से। उसको आहार नाल को एसोफेगस ही बोलते हैं। एसोफेगस कैनाल आप है, आप काहे की चिंता करें? आपने चीजों को बड़ा होगा, थोड़ा सा जी भी लिया होगा, लेकिन देखा, चीर के देखा, फाड़ के देखा, इसलिए हम उसको वही कहेंगे जिसको जो कहना चाहिए। ठीक है, तो पाचन तंत्र, भैया देखो पाचन
क्या है? पाचन को सीधी सीधी सिंपल भाषा में बोलूं तो पाचन है बड़े अणुओं का छोटे छोटे अणुओं में छोटे टूटना। अणुओं में टूट जाना। इट मीन्स पॉलीमर्स का विखंडन हो जाना। मोनोमर मोनोमर्स में होने वाला विघटन या डिसइंटीग्रेशन क्या कहलाता है? पाचन। पाचन। हम डायरेक्ट तो एमिनो एसिड लेते नहीं हैं, हम डायरेक्ट ग्लाइकोजन लेते नहीं हैं, हम डायरेक्ट ग्लूकोज लेते नहीं हैं। डायरेक्ट लेते तो हमें तो समझा जाता बीमार है। डायरेक्ट ग्लूकोज ले ले तो कह देंगे बीमार है यार। हम कैसे ग्लूकोज लेते हैं? रोटी के माध्यम से, चावल के माध्यम से, इनके माध्यम से शुगर लेते हैं। शुगर क्यों? शुगर हमारे शरीर की रक्त के माध्यम से हमारे एक एक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचती है और उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाने वाले ऊर्जा ग्रह मतलब कि वहां पर एक चेंबर बना होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां पर उस शुगर का डिसइंटीग्रेशन होता है। किसकी उपस्थिति में भाई साहब? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। क्योंकि कोई भी पदार्थ, प्रकृति में कोई भी पदार्थ अगर जलेगा तो उसके जलने के लिए ऑक्सीजन जिम्मेदार होगी। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के कोई पदार्थ नहीं जल सकता। अब आप कहोगे कि साहब ऑक्सीजन तो हम नाक के माध्यम से लेते हैं। बिल्कुल। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत होने वाला पाचन, श्वसन प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाली इंटर सेल्युलर रेस्पिरेशन या अंतःकोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया का परिणाम होता है कि हम कुछ खाते हैं तो पच जाता है। अगर हमारा रेस्पिरेशन खराब हो जाए तो हमारा डाइजेशन भी खराब होगा, और हमारा डाइजेशन खराब हो जाए तो रेस्पिरेशन खराब हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा सब एक दूसरे से संबंधित हैं, सब एक दूसरे के पूरक हैं। किसी को हम विशेष दर्जा नहीं दे सकते कि मेरे लिए बहन अच्छी है, कि मेरे लिए ये छोरी अच्छी है। कौन है? निकिता अच्छी है, कि मेरे लिए ये कोपे वाली भाई अच्छी है। कौन है? गुनगुन, है ना? चलिए, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में होगा क्या? पाचन होगा। डाइजेशन, पाचन, ठंडू पंचारेस्ट पीते हैं, पीना भी मत, खतरनाक चीज। तो पाचन कितने चरणों में पूर्ण हो रहा है भैया? पहला चरण मुख गुहा से अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण। इंजेशन, इंजेक्शन नहीं है, इंजेशन। इंजेशन। दूसरा आहार। पाचन मीन्स डाइजेशन। तीसरा अवशोषण का मतलब हुआ एब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन। चौथा स्वांगीकरण, स्वांगीकरण। असिमिलेशन। और पांचवा मल परित्याग या डिफ्रिकेशन। इतने चरणों में पाचन प्रक्रिया हमारी पूर्ण हो जाती है। सबसे पहले 5 चरण। कुछ पदार्थ को लेते हैं तो कहाँ से लेते हैं बेटा? मुंह के द्वारा। सर हिंदी माध्यम के पढ़े हुए लोग हैं। सर मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ। हमारी बुक में तो जी लिखा है। GEST मतलब अरे जिसको जो लिखना है वो लिखना ठीक है भैया, हमने भोजन लिया तो कहाँ से लिया?
इस ब्यूकल कैविटी से। ब्यूकल कैविटी का मतलब होता है मुख गुहा। मुख गुहा। और इस मुख गुहा में मुख्य तौर पर क्या है? 3 चीजें। पहली चीज है जिह्वा, जो आपकी फिसल जाती है, जो आपकी फिसल जाती है। कहते हो ओ माय गॉड स्लिप ऑफ टंग। तो फिर आप कह देते हो आखिरी में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया विशेष कथन सॉरी, और अपेक्षा करते हो सामने वाला आपको माफ कर दे। दंत, ठीक, जो हम बहुत दिखाते रहते हैं, ठीक। और तीसरा लार ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड्स। ये किसके पार्ट हो गए भैया? मुख गुहा के या ब्यूकल के भी। एक 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हमारे मुख गुहा में पाई जाती हैं, जो हमारे जिह्वा के नीचे, जबड़े के नीचे और कान के पीछे हो सकती है। ठीक। अब ये भोजन हमने लिया और ये कहां पहुंचा? आहार ऑसोफेगस या ग्रास नली। Why to be noted below? सर, ग्रास नली। इसे कहा जाता है ऑसोफेगस। इस ऑसोफेगस के बाद हमारा भोजन पहुंचता है मेन चेंबर में, जिसका नाम है हमारा जो दुखता रहता है कई बार, ये बहुत दुख रहा है, जिसे हम साधारण भाषा में कहते हैं पेट, अमाशय, है ना? कितना अच्छा नाम दिया उसने, स्टमक। स्टमक। ठीक। यहां से होता हुआ ये भोजन इस पाइलोरस वाल्व, यहां पर पाया जाता है पाइलोरस वाल्व। ठीक, ये एक प्रकार का ढक्कन है, यह एक प्रकार का, इससे होता हुआ यहां पहुंचता है, इसको कहा जाता है ग्रहणी। ये घर में काम करने वाली ग्रहणी नहीं, ड्यूडेनम। क्या है ये? ड्यूडेनम। जैसे गृहिणी बहुत इंपॉर्टेंट होती है परिवार के लिए, बड़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती है परिवार के लिए, ऐसे ही मानव की जो शरीर है उसमें हमारी जो गृहिणी होती है इस तरफ होगी, इस तरफ की गृहिणी यू आकार की एक संरचना बना के दी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ से होता हुआ ये छोटी आंत में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? छोटी आंत। अब ये कह सकते हैं कि इस पूरी आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है छोटी आंत, 33 फीट लंबी होती है, सॉरी 25 फीट। कितनी? 25 फीट के आसपास इसकी लंबाई है। और पूरी आहार नाल की लंबाई निकाली जाती है तो 33 फीट 35 फीट के आसपास निकलती है। वो मनुष्य के शरीर की लंबाई पर भी डिपेंड कर सकता है, 33 से 35 फीट के आसपास हो सकती है। फिर ये पहुंचता है कहाँ? बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में, और इसके बाद में यहाँ से प्रोसेस होकर मल के माध्यम से, मलद्वार के माध्यम से बाहर हो जाता है रेक्टम के माध्यम से। ये छोटी सी प्रक्रिया जो है, सिंपल सी प्रक्रिया, ये हमारे पाचन की प्रक्रिया सिंपल है ना, बहुत सिंपल। हम देखेंगे बहुत सिंपल प्रक्रिया है, ज्यादा टिपिकल प्रक्रिया नहीं है और साधारण सी प्रक्रिया है। अब इसमें नया क्या? इसमें नया क्या? ये तो सबको पता है कि यार ये होता है, इसमें कुछ नया नहीं पता चला। नया पता कैसे चलेगा? देखो नया क्या है। हमारे सभी के शरीर में ईश्वर ने दे रखी है एक क्लॉक, जिसे हम कहते हैं जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक। उस बायोलॉजिकल क्लॉक के कारण ही हमारी समस्त जैव रासायनिक प्रक्रियाएं संपन्न हो पाती हैं। कौन सी प्रक्रिया बेटा? जैव रासायनिक प्रक्रिया, अर्थात बायोकेमिकल एक्टिविटीज या बायोकेमिकल प्रोसेस हमारे शरीर में कंप्लीट हो पाती है। ये जैविक घड़ी को अगर जिसने साध लिया वो स्वस्थ है, जिसने नहीं साधा ये घड़ी डिस्टर्ब रही तो वह अस्वस्थ रहेगा। मतलब
आपके शरीर में निकलने वाले एंजाइम्स, हार्मोन्स, जितने भी पाचक रस हैं, उन सभी के निकलने के पीछे जिम्मेदार कौन होती है? आप जैसा अपने शरीर को ढालोगे वैसा शरीर ढल जाएगा। आपने आदत डाली कि मेरे को 4 बजे रोज दिन का लंच करना है, आपको एक दिन ऐसी आदत हो जाएगी कि आपके शरीर में अमाशय में निकलने वाले जठर रस, गैस्ट्रिक जूस और HCl उसी 4 बजे के 15-20 मिनट पहले निकलेंगे। पहले नहीं निकलेंगे, पहले निकलते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं निकलते, निकलते हैं, लेकिन भूख लगने का समय फिर वही हो जाता है। और अगर आप रोज डिस्टर्ब करते रहे कि आप 4 बजे, कल 3 बजे, परसों 2 बजे, उसके पहले खाया ही नहीं, उसके बाद में खाया तो इतना खाया कि 5 बजे तक खाया, तो बेचारी इसका क्या दोष? इसने तो जो अपना काम करना था समय पर कर रही थी, उसने अगर अपना काम समय पर कर दिया तो ठीक, और आपने अगर उसे डिस्टर्ब कर दिया तो वो तो अपने हिसाब से। इसलिए डॉक्टर हमेशा ये कहता है कि ये टाइम बना लो अपना, सोने का, उठने का, खाने का, पीने का, सबका टाइम होना चाहिए। पीने का नहीं, मतलब पानी, है ना? देखो ये सब पीने का टाइम, दिमाग आजकल हमारा नहीं जाता, बस पीने का टाइम गया होगा कहीं होगा। मैं तेरे से कब पूछा? मैंने पूछा ही नहीं आपसे, तो मैंने कुछ पूछा भी नहीं, आप पहली मुंडे पे नहीं। ठीक, तो जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को जिम्मेदार कौन है? जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए हमारी चेहरे घड़ी, अगर इसको सही से चला रहे हैं हम तो ही हम स्वस्थ हैं, अगर सही से नहीं चला रहे तो हम स्वस्थ नहीं हैं। आप देखिएगा, हमने पूरे पाचन तंत्र को, पाचन जो प्रक्रिया है उसको 5 चरणों में बांटा है, और मैं पूरे पाचन तंत्र को 2 भागों में बांट देता हूं। एक तो पाचक अंग होंगे, इसे हम कह सकते हैं आहार नाल, सॉरी एलिमेंट्री कहना, ठीक। और दूसरी पाचक ग्रंथियां होंगी, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंतर्गत सबसे पहले आएगा यकृत, अर्थात आपका लीवर। दूसरा बताओ, अग्नाशय आ जाएगा। और तीसरा छोटी लाल ग्रंथियां, क्या जाएंगी? लाल ग्रंथि। ये 3 प्रकार की ग्रंथियां हमारे शरीर में पाचन ग्रंथियां कहलाती हैं। पाचन ग्रंथियां इसलिए कहलाती हैं क्योंकि इनसे पाचक रस या अलग अलग प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम्स या हार्मोन्स सेक्रेट होते रहते हैं। और पाचन अंग तंत्र या आहार नाल में क्या क्या आता है? तो भैया सबसे पहले ब्यूगल कैविटी या मुख गुहा, इंग्लिश वाले लिख लेना ब्यूगल कैविटी। दूसरा ग्रास नली या आहार नाल। तीसरा अमाशय या स्टमक। चौथा बताओ, छोटी आंत। पांचवा बड़ी आंत। छठा मलद्वार। इस तरह से हमारा पूरा पाचन अंग के अंतर्गत ये अलग अलग प्रकार के अंग हैं। अब पूरी प्रक्रिया होगी कैसे, एक शॉर्ट में बता देता हूं, फिर मैं लिखवाऊंगा, फिर लिखिएगा। देखिए, पूरी प्रक्रिया में सबसे पहले हमारा काम होता है, किसका? हमारा क्या काम होता है? खाना खाना। हमने कुछ भी लिया, कुछ भी खाया, वो बड़े अणुओं के रूप में खाया है या छोटे अणुओं के रूप में? बड़े अणुओं के रूप में। कवि की तरह विचरण करते रहते हैं, है ना? मत करो कविता, कविताएं समय भी अच्छी लगती हैं, बाकी कवियों को कोई ज़्यादा मंच पर बैठने का 1000-2000 रुपये मिलता है, सही बात तो ज़्यादा कुछ नहीं। कवियों के औकात आज के समय पहले थे, कवियों के औकात पहले सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, है ना, गजानन माता उनकी थी। अब क्या कवि तुम्हारा
हमने जब भोजन लिया ना मतलब खाना खाया तो खाने में हमने सबसे पहले कोर लिया। देखो हमें कितना वीआईपी पर्सन बनाया। जब भी कोई वीआईपी आता है तो उसके लिए चेकिंग की जाती है कि नहीं की जाती है। फिर वीआईपी साहब आए तो उनके लिए सबसे पहले व्यक्तियों को चेकिंग की जाए। अगर उनके लिए खाना आता है तो पहले उसको सिक्योरिटी वाले लोग जो होते हैं वो पहले चेक कर लेते हैं। एक बार का किस्सा है, वो बाद में बताऊंगा। कभी एपीजे अब्दुल कलाम साहब के लिए चाय आई, सिक्योरिटी वाले कहने लगे सर, तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने उनको सिक्योरिटी वालों को उनके प्रोटोकॉल मेंटेनेंस अधिकारी वगैरह जो रहते होंगे, क्या आप रहने दीजिए, इस चाय में मुझे कोई नहीं देना चाहिए, अगर मेरी मौत ऐसी ही लिखी होगी ईश्वर ने, मैं ऐसे ही करूँगा। बड़े सीधे सिंपल सज्जन इंसान थे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम। एक बार एक कंपनी क्या हमारी कंपनी ने उनके लिए टिकट बुक कराने की बात कही थी, तो राष्ट्रपति पद से आग खड़ गए थे, वो पूर्व राष्ट्रपति हो गए थे, तो उन्होंने कहा मेरा बिजनेस क्लास में टिकट मत कराइएगा। मैं खुद इसका एग्जाम्पल, मैंने खुद ने ये बात मेल पर पढ़ी होगी, मेरा बिजनेस क्लास में नहीं होना चाहिए, मेरा बिल्कुल कॉमन व्यक्ति की तरह इकोनॉमिक क्लास में आप। ये था भारत का भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम। ऐसे भी लोग हुए, 1 रुपया तनख्वाह लेते थे साहब में कि मुझे सब कुछ तो दे दिया इस राष्ट्रपति भवन में, और एक कमरा यूज करते थे, खुद के जूते खुद ही पॉलिश करते थे, खुद के कपड़े खुद ही इस्त्री करते थे। महान ऐसे थोड़े ना बन गए। और भी राष्ट्रपति हुए लेकिन उतने महान नहीं हुए जितने, है ना। और पढ़ाते पढ़ाते ही गए। हमारी किस्मत एक टीचर के लिए, एक शिक्षक के लिए इससे बड़ा और क्या सौभाग्य होगा कि वो अपने स्थान पर, कर्मस्थली पर पढ़ा रहा, पढ़ाते पढ़ाते ही वो कर्म करते हुए मणिपुर में या असम में कहीं पर लेक्चर ले रहे थे किसी यूनिवर्सिटी में, और लेक्चर लेते लेते ही उनका देहांत हो गया। तो हमने जो भी बड़ा सा कोर लिया है उसकी सबसे पहले चेकिंग की जाती है नासिका द्वारा, हमें पता चल जाता है। हम जाकर भी नहीं खाते, लेकिन खा लें नहीं। फिर जिह्वा उसका स्वाद टेस्ट करती है, हमारे जिह्वा में पाई जाती है टेस्ट बड्स, जिन्हें कहा जाता है स्वाद कलिकाएं। जिह्वा का जो सबसे पिछला भाग है वो कड़वे करवाता है, इसलिए हमें दवाइयां कड़वी लगती। पेपर में प्रश्न बन जाता है, वन लाइन फैक्ट, कि हमें कोई गोली कड़वी क्यों लगती है, क्योंकि जिह्वा का पिछला भाग कड़वेपन का एहसास है। आगे जिह्वा पे आप देखना कड़वा नहीं लगेगा, मीठा लगेगा। ठीक, तो ये जिह्वा स्वाद टेस्ट करती है। जैसे स्वाद पता चला कड़वा है तो हम उठा के एकदम से कहते हैं आप क्या आप खा जाते हैं, जाकर भी नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? अच्छा, जाएगा ही नहीं। रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रियाएं होना ही है। अनैच्छिक क्रियाएं, इन पर आपकी कोई इच्छा नहीं है, आपकी कोई इच्छा से नहीं चलेंगी। अनैच्छिक क्रियाएं होती रहेंगी। संकेत कहां से मिलते हैं इनको? मेडुला ऑब्लांगेटा से। मेडुला ऑब्लांगेटा क्या है? जहां पर हमारी खोपड़ी और जहां पर हमारी स्पाइनल कॉर्ड मिल गई, उस स्थान को कहा जाता है मेडुला ऑब्लांगेटा, छोटा सा मगज। यहां से ये सारे रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल किए जाते हैं। अब आपके जिह्वा ने जब टेस्ट कर लिया तो डॉक्टर अपना काम करेंगे, अपने दांत पीसना चालू करेंगे, काटना चालू करेंगे, चीरना चालू करेंगे, फाड़ना चालू करेंगे, उसे कुल मिलाकर उसको छोटा करना, अणुओं में तोड़ना है, लुगदी बना देना है। लुगदी जैसे ही बन रही होगी वैसे ही लाल ग्रंथियां क्या करेंगी? लार निकालना चालू कर देंगी। तो लार जैसे ही निकालेंगी वैसे ही लार भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट पर काम करना चालू कर देंगी। यहीं से पाचन प्रारंभ हो जाएगा। पेपर में अगला प्रश्न बन गया, मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है, अधिकतर लोग लगा के आते हैं पेट से, आमाशय से। पाचन की प्रक्रिया यहीं से प्रारंभ हो गई। पाचन मतलब तोड़ना। तो आपने क्या निगल लिया था? जाकर भी नहीं निगल सकते आप। कभी एक कोर लेना, वो कोर आप जाकर भी नहीं निगल पाओगे जब तक कि वो चबा नहीं लिया जाए। फिर दांत ने चबा दिया, लारों ने लार मिला दिया, लार ग्रंथियों ने लार मिलाया, पूरी लार ने अपना काम कर दिया, स्टार्च पर काम कर दिया। स्टार्च इज अ शुगर, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है।
स्टार्च पर काम कर दिया, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट पर काम हो गया, टाइलिन एमाइलेज ने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया। भोजन ऑसोफेगस यानी कि इस ग्लास नली के माध्यम से नीचे पहुंचा। हमारी वक्ष गुहा, फेफड़े, पसलियां, हार्ट, इसको उदर गुहा से सेपरेट करने वाला अंग जो बना के दिया ईश्वर ने, वो दिया है डायफ्राम। कभी कभी यहाँ दर्द होता हो, ऐसे देखते हो, डायफ्राम करता है, डायफ्राम सेपरेट कर देता है दो चेंबर्स को। अब भोजन कहाँ पहुंचा भैया? इस अमाशय में या इस स्टमक में, और इस स्टमक में जैसे ही पहुंचता है 3 से 4 घंटे तक आमतौर पर अमूमन भोजन पड़ा रहता है उसमें। यहाँ कुछ लिक्विड्स हैं, वो लिक्विड्स भोजन पर क्रिया करना चालू कर देते हैं, भोजन के प्रोटीन पर, भोजन के वसा पर, यानी कि उसके पेट पर काम करना चालू कर देते हैं। यहाँ पर मौजूद अलग अलग ग्रंथियां, अलग अलग कोशिकाएं बहुत सारे पाचक रस निकालती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है जठर रस। जठर रस का मतलब होता है गैस्ट्रिक जूस, जिसकी पीएच वैल्यू 0.9 से लेकर 1.7 के बीच हो सकती है। कितनी हो सकती है? 0.9 से 1.7 से लेकर 1.7। अब ये पीएच वैल्यू 0.9 से लेकर 1.7 के बीच में यदि है तो ये हाईली एसिडिक हुआ कि नहीं हुआ? और कितना एसिडिक होगा इसका पता कैसे करें? तो गैस्ट्रिक जूस में आप रख के देख लेना कभी आल्पिन, एक रात उस गैस्ट्रिक जूस में, इस पीएच वैल्यू के गैस्ट्रिक जूस में आल्पिन पड़े रहने देना, सुबह तक वो आल्पिन गायब हो जाएगी, भूल जाती है। इतना हमें ईश्वर ने पत्थर पचाने की शक्ति दी है। कहा जाता है कि मनुष्य का पेट पत्थर को भी पचा जाता है। पचाना मतलब उसको तोड़ देता है। ये हमारा हाईली एसिडिक मटेरियल कौन सा? गैस्ट्रिक जूस। कौन सा जूस भैया? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस। जूस तो ऐसे लिखा है जैसे मौसमी का, या खतरनाक चीज है वो, हाथ पे गिर जाए तो हाथ की खाल को जला देगा, इतना खतरनाक है जी। अगर हाथ पे गिर गया ना ओपन, तो ये आपकी स्किन को जला देगा। तो फिर बात आती है कि अंदर क्यों नहीं जलाता? भाई इसमें है, तो इसमें अगर ये यहाँ पर मौजूद है तो इसको क्यों नहीं जला रहा है, इसकी दीवारों को? क्योंकि अंदर मौजूद है म्यूकस श्लेष्मा, एक चिपचिपा लिक्विड पदार्थ, सेमी लिक्विड कह सकते हो, चिपचिपा, ऐसा गोंद से भी चिपचिपा ऐसा पदार्थ अंदर मौजूद होता है, जिसे बोला जाता है श्लेष्मा या म्यूकस। कई बार आपके बलगम के साथ बाहर आ जाता है। म्यूकस की एक और पहचान है, वोमिटिंग के समय आता है, वोमिट होने वाली होती है, उसके पहले एक ऑरा क्रिएट हो जाता है, आपके मुंह में म्यूकस आने लगता है, आपके मुंह में बहुत सारी लार निकलने लग जाती है, ये पता चल जाता है कि आपको वोमिट आने वाली है। ठीक, तुम्हारा प्रश्न जोरदार था ठीक है, चलिए। तो ये जठर रस और HCl कर क्या रहा है? जठर रस और HCl दोनों मिलकर भोजन के माध्यम को एसिडिक बना रहा है, अम्लीय बना रहा है, जिससे भोजन अंदर जाकर सड़ेगा नहीं। अगर वो अम्लीय माध्यम प्राप्त हो जाएगा, उसे मिल जाएगा एसिडिक नेचर, तो वो सड़ेगा नहीं। अब भोजन यहाँ 3-4 घंटे के बाद में स्पाइरोलस वाल्व के माध्यम से पहुंचा ग्रहणी में। कहाँ पहुंचा? ग्रहणी में। अब पाइलोरस वाल्व का काम क्या है कि ये इधर के भोजन को तो ग्रहणी में जाने देता है, अमाशय के भोजन को, परंतु ग्रहणी के भोजन को अमाशय में नहीं आने देता। बहुत प्यारी व्यवस्था करते थे ईश्वर। हमें जो वॉमिट आती है, वॉमिट केवल यहीं से आती है, वॉमिट यहाँ से नहीं आती। यहाँ से आएगी तो जीवन भर वॉमिट करते ही रहोगे भैया, सोच लेना। ये क्योंकि कायम बन चुका होता है यहाँ पर भोजन। क्या बन चुका होता है? कायम। पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाता है, एक एक शब्द में प्रश्न है कि अमाशय में अधपचे भोजन को क्या कहा जाता है? कायम। कायम कहा जाता है। ये पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं कि अमाशय में आधे पचे हुए भोजन को क्या कहा गया? और कायम कहा गया। ठीक, ड्यूडेनम में पहले से मौजूद है क्या भैया? ड्यूडेनम, अग्नाशयी रस, पैनक्रियाटिक जूस, इंसुलिन, बाइल जूस। बाइल जूस। बाइल जूस को क्या कहते हैं हिंदी में? पित्त रस, है ना? ये अच्छा, पित्त रस निकाल कौन रहा है? ये सब लीवर निकाल रहा है। कौन निकाल रहा है? लीवर। और पित्त रस स्टोर कहाँ हो रहा है? तो गाल ब्लैडर में या पित्ताशय में। इस पित्ताशय में ये स्टोर हो जाता है,
जिस व्यक्ति का गाल ब्लैडर निकाल दिया जाता है उसको पित्तरस की पित्त की प्रॉब्लम बहुत रहती है। आपने सुना होगा आयुर्वेद 3 पद्धतियों पर चलता है। आयुर्वेद में केवल 3 ही चीजों पर इलाज किया जाता है, वात, पित्त और कफ। उनके अनुसार अर्थात आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर में होने वाले रोग के 3 प्रमुख कारण हैं। या तो मनुष्य को वात रोग हो सकते हैं, वात मतलब होता वायु, या फिर कफ, कफ मतलब हमारे शरीर के अंदर बनने वाला जो कफ है वो, और तीसरा है पित्त, पित्त मतलब हमारे शरीर में पित्त जो वायु का निर्माण हो रहा है वो जूस। इन तीनों से ये तीनों ही प्रमुख रोग के कारण होते हैं। और वास्तव में ये बात सही भी, पुराने लोग कहते भी थे जिसका पेट सही उसका जीवन सही। पेट खराब तो सब खराब। क्यों? ये सब पेट में ही तो बन रहा है और यही डिस्टर्ब करेंगे सब कुछ। तो पेट स्वस्थ रखो, आपका सारे अंग तंत्र सही रहेंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा। तो लीवर ने निकाल दिया क्या भैया? बाइल जूस, और ये बाइल जूस पित्तरस कहां पर जाकर स्टोर हो गया? अग्नाशय ने निकाला अग्नाशयी रस, और ये वही अग्नाशय है जो इंसुलिन निकालता है। क्या निकालता है? इंसुलिन। इंसुलिन का प्रश्न बन जाता है कि इंसुलिन कौन निकालता है? निसाब पेनक्रियास। कौन निकालता है? पेनक्रियास। अब देखिए इससे एक प्रश्न बना था, उसका चरण देखना कितना लंबा चरण चला। पहले प्रश्न आया, बहुत साल पहले प्रश्न आता था कि मानव शरीर में रक्त का नियंत्रण कौन करता है? ह्यूमन बॉडी में मानव रक्त में शुगर का नियंत्रण कौन करता है, यानी शुगर को कंट्रोल कौन करता है? ये कौन करता है? इसका नाम है कॉमन हो गया प्रश्न। फिर प्रश्न बना के इस इंसुलिन को निकालता कौन है? फिर आया प्रश्न के पेनक्रियास, ये भी कॉमन हो गया। फिर पेनक्रियास से पूछा कि इंसुलिन को निकालने वाला पेनक्रियास में कौन निकालता है? तो पेनक्रियास में निकालती है लैंगरहैंस दीपिकाएं। आइलैंड, अर्थात लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। ठीक है दीपिका, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। और बाद में फिर ये भी कॉमन हो गया, तो फिर पूछा कि इनकी कौन सी कोशिकाएं? तो लैंगरहैंस द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाएं, बीटा सेल्स इनको निकालती हैं, तब जाकर इंसुलिन निकलता है। और ह्यूमन बॉडी में ब्लड जो है उस ब्लड में शुगर को मेंटेन रखता है। और मानव शरीर में रक्त का कितना देखा, रक्त में शुगर कितनी देखी जाती है? 60 to 180, सॉरी 90 to 180 कितनी मिलीग्राम पर ब्लड लेवल। ये हमारे शरीर में पाई जाने वाली शुगर का मानक वो है वैल्यू। इतनी होनी चाहिए शुगर, ना 90 से कम होनी चाहिए, ना 180 से ज्यादा होनी चाहिए। कम हो जाए तो रसगुल्ला खा लो, और ज्यादा हो जाए तो रसगुल्ला खाना बंद कर दो। बस 2 ही इलाज है ना। इसे मेंटेन कौन कर रहा है? इसे मेंटेन कर रहा है इंसुलिन। ऐसे ही इंसुलिन भी निकलने वाला एक हार्मोन हो गया। ये हार्मोन कहां से निकला? हमारे पेनक्रियास से। ऐसे ही पेनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस के रूप में पाचक रस भी निकाल देता है। फिर भोजन पहुंचता है आपकी छोटी आंत में। छोटी आंत में मथने के बाद में विली द्वारा, विली मतलब एक उंगली नुमा संरचना पाई जाती है यहाँ पर, उसके द्वारा मथने के बाद में इसका और पूरा बचा कुचा अवशोषण भी हो जाता है। जितना उसमें से मटेरियल निकालना था, जल निकालना था, सब कुछ निकाल कर ये भेज दिया जाता बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के चेंबर से होता हुआ ये मलद्वार के माध्यम से बाहर निकल जाता, विसर्जित हो जाता। ठीक है, ये है हमारे पाचन की प्रमुख प्रक्रिया या प्रणाली। इसमें अलग अलग प्रश्न बन जाते हैं। जैसे प्रश्न बन जाता है कि साफ पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, वसा का पाचन कहाँ होता है, अधपचे भोजन को क्या कहा जाता है, लार ग्रंथियों में लार का पीएच वैल्यू कितना होता है, जठर रस का पीएच वैल्यू कितना होता है, एचसीएल में कौन कौन से एंजाइम्स मिलते हैं, कैसा पेप्सिन मिलता है, रेनिन मिलता है। रेनिन का काम क्या है कि दूध में घुली हुई वसा को कैसीन, वसा के दूध में घुली हुई प्रोटीन कैसीन को कैल्शियम पेराकेसिनेट में बदल देता है। बच्चे निकालते हैं फटा हुआ दूध, छोटे छोटे बच्चे देखा है। अगर वो फटा हुआ दूध ना निकाले तो समझो उनके पेट में कुछ गड़बड़ है। और फटा हुआ दूध निकाल दिया वो अच्छा माना जाता है कि चलो अच्छा है। ठीक, हेडिंग डाल दें, लिखना चालू करो।